हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 8 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आई होप आपने वो देखा होगा, क्योंकि जब तक आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट सही से नहीं समझा, तब तक आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम आपको बताता चले कि हम लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8, उसमें लेक्चर नंबर सेकंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का ये है, जिसमें हमारी पास एक्सरसाइज 13.1 क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है। इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस करे जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट का है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ये डेटा दिया गया है, कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन के नजदीक एक पार्किंग का एक हिस्सा है जहां पर कार्स को पार्क किया जाता है। अब अकॉर्डिंगली जब आप किसी जगह कार पार्क करोगे, वहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको हम पार्किंग कहते हैं, पार्किंग चार्ज। ठीक है, तो इस टाइम के हिसाब से आपको इस अमाउंट के अकॉर्डिंग पैसा भरना पड़ेगा। यानी ये कह रहा है कि 4 घंटे के लिए अगर आप अपनी गाड़ी वहां रखोगे तो 60 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। 8 आवर्स तक रखोगे तो 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 12 आवर्स तक रखोगे तो 140 रुपीज करने पड़ेंगे। 124 आवर्स तक 180 रुपीज जो है आपको पे करने पड़ेंगे, अगर आपने गाड़ी वहां पर पार्क की। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दी पार्किंग टाइम। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर आपको जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखना है बच्चा, वो किसके रिलेटेड देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है पार्किंग चार्जेस टू पार्किंग टाइम। यानी सबसे पहले आप, अगर हम इस तरीके से बताते चले कि हमें रेशो में था A:B, इसका मतलब A to B, तो यहां पर है पार्किंग चार्जेस टू पार्किंग टाइम। इसका मतलब हमें, अगर हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज जब आप पे करोगे, तो आपको यहां पर 60 रुपीज 4 घंटे के लिए पे करने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 100 रुपीज जो है जब आप पे करोगे, तो आपने गाड़ी जो है वहां पर 8 आवर्स तक रखे होंगे। ठीक, इसी तरीके से 140 जो है आपको तब पे करना पड़ेगा जब आप 12 घंटे के लिए गाड़ी वहां पर पार्क करोगे। इसी तरीके से 180 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे जब आपने 24 आवर्स तक गाड़ी वहां पार्क की होगी। तो दिस इज द डेटा, और इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है क्या ये डेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, तो हमने सीखा था कि हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए क्या करना चाहिए था। तो सिंपली हम अल्फाजों में कहेंगे, हम इनका रेशो निकालेंगे। कि आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर रेशो यानी x/y या a/b लिखिए, अगर वो सिंपल एक कांस्टेंट के बराबर आया, यानी मान लीजिए k, यानी हर एक रेशो जो भी क्वांटिटीज गिवन होगी उनका रेशो सेम आएगा, तब हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो सिंपल अल्फाजों में मैं पार्किंग चार्जेस और टाइम का रेशो निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए, यहां पर समझाने के लिए मैं कहूंगा कि 4 घंटों के लिए 60 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब 1 घंटे के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 60 डिवाइडेड बाई 4। यानी मैं हर टेक का रेशो ऐसे निकालूंगा। इसी तरीके से मुझे 8 घंटों के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा बच्चा, है इसी अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 1 घंटे में मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग मैं हर एक का रेशियो निकालूंगा। या तो मैं ऐसे लिखूंगा या सिंपली मैं लिखूंगा ऐसे, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं लिखूंगा ऐसे, चार्ज पर आवर। ठीक है, हर 1 घंटे का चार्ज में निकालूंगा, वही आपको रेशो देगा। या सिंपली आप रेशो लिख सकते हैं, रेशो R1। तो बेटा सबसे पहले मान लीजिए पहला रेशो में निकालूंगा, लेकिन मुझे किसके निकालना है? पार्किंग चार्जेस टू टाइम, यानी पहले चार्ज लिखना है। ठीक है, R1 रेशो है वो है 60 डिवाइडेड बाई 4। और अगर मैं इसको करूं तो ये 4 1 आर 4, 4 15 आर 16, यानी
15 जो है इसका क्या निकला, चार्ज पर आवर, यानी 1 घंटे के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे पहले कंडीशन के हिसाब से। ठीक है बेटा। सेकंड, अगर हम R2 देखेंगे बच्चा, R2 रेशो R2 वो कितना है, वो है 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं वो आएगा रुपीज 12.50। ठीक है। तो 12.50 R2 यानी चार्ज पर आवर इस कंडीशन के हिसाब से आएगा। तो रेशो R3 अगर हम देखेंगे, रेशो R3 क्या आएगा बेटा, 140 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। तो 140 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बच्चा, तो वो बराबर आपके पास आएगा, दैट इज रुपीज 11.67। ठीक है। इसी तरीके से रेशियो R4 में निकालूंगा, यानी फोर्थ कंडीशन पे जब आपको 180 रुपए पे करना पड़ेगा 24 घंटों के लिए, उस टाइम 1 घंटे के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, वही मैं निकाल रहा हूं बच्चा। यानी मैं निकालूंगा, वो आएगा 180 डिवाइड बाय कितना, 24। और अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो वो रुपीज 7.50 आया। तो अगर मैं इन रेशो को आपस में देखूं, ये 15 आया, ये 12.50 आया, 11.67 आया, 7.50 आया, इसका मतलब कि जो ये रेशो हमने निकाला, ये रेशो बिल्कुल सेम नहीं है। तो मैं ऐसे लिखूंगा हियर, और नॉट सेम, और नॉट सेम दैट इज, यानी जो हमने निकाला R1 वो बराबर नहीं है, किसके बराबर बेटा, R2 को बराबर नहीं है, वो R3 को भी बराबर नहीं है, वो R4 को भी बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्लियरली हम कहेंगे देयरफॉर द पार्किंग चार्ज, देयरफॉर द पार्किंग चार्ज आर नॉट, किसमें, आर नॉट इन डायरेक्ट proportion, or not in direct proportion, किसके साथ, टू दी पार्किंग टाइम। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमने सिंपली करा था, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम डायरेक्टली इन कंडीशन का रेशो निकालेंगे, किसके साथ, पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम को। इनका रेशो जो हमने निकाला, हमने देखा क्लियरली रेशो इनका सेम नहीं है। और हमें पता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी होने चाहिए, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, उसमें रेशो जो गिवन क्वांटिटीज का होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे डायरेक्टली वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। इसका मतलब जो पार्किंग चार्ज है पार्किंग टाइम के साथ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 parts ऑफ बेस। एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, किसका, पेंट का, और इसमें एक रेड पिगमेंट के साथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस मिलाया जाता है इस मिक्सचर में। ठीक। इन द फॉलोइंग टेबल द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड्स टू बी एडेड, यानी सिंपल अल्फाजों में क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस जो है, एक पार्ट रेड पिगमेंट का और 8 हिस्से बेस के मिलाया तो एक पेंट का मिक्सचर बनाया गया। ठीक। तो आपको बोलना है इसी अकॉर्डिंग, यानी इसी हिसाब से। तो अगर इसी हिसाब से है, जो भी कंडीशन आएंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है। तो हमें बताना है कि जब रेड पिगमेंट हम 4 पार्ट्स मिलाएंगे तो उस टाइम बेस का हिस्सा कितना होगा। 7 पार्ट्स रेड पिगमेंट का मिलाए तो बताए बताए बेटा, उस टाइम यहां पर पार्ट्स ऑफ बेस कितना होगा। 12 पार्ट्स मिलाएंगे तो हमें बताना है पार्ट्स ऑफ बेस कितना होगा। एक्सक्यूज मी। और 20 जब मिलाएंगे तो उस टाइम बेस का हिस्सा क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन करें, बहुत ही आसान है, आपको मैं बताता चलूं, आपने ये क्वेश्चन समझा। तो इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर दे, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन इसी यही पर रखेंगे। ठीक है, रखनी है। आपने याद रखा होगा, जब हमने पढ़ाया, आपको पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बोला कि जब क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे, शाबाश, मैंने बोला कि जब क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे,
जब क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो क्वांटिटीज का रेशो जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बाई बी निकालूं, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब कि अगर मेरे पास मान लीजिए, मैं यहां पर ये बोल रहा है इसी अकॉर्डिंग आप फर्दर जो पार्ट्स ऑफ बेस है वो निकालने हैं, तो इसी अकॉर्डिंग निकालने हैं, इसी रेशो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो चेंजेस जो होंगे ना वो पार्ट्स के हिसाब से सेम होगी। इसका मतलब जो भी क्वांटिटीज आपको यहां पर मिलेगी ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये अगर ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, इसका मतलब ए बी का रेशियो आपको मिला कितना? 1/8। तो यहां पर आपको का वैल्यू मिला दैट इज 1/8। मिला कि नहीं? को कॉमन रेशियो आपके पास 1/8 है। सोल्यूशन, ठीक है, या आंसर लिखिए। तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू के जो है वो मुझे पता है दैट इज 1/8, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। इसका मतलब ए बाई बी यानी 1/8 जो है ना किस में होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। यानी ए का के का वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू जो होगा इसमें वो दैट इज 1/8, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए मैं लेट करूंगा, मान लीजिए लेट द रेशियो, लेट द रेशियो ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी मान लीजिए रेशियो है इसका, ठीक है, किसका? पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स और बेस का, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मुझे यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिखूंगा ऐसे हियर ए वन, मान लीजिए मेरे पास कितना है बेटा? वो 4 है। तो मुझे बी वन निकालना है, बी वन निकालना है ना बेटा? निकालना है कि नहीं? अब यहां पर देखो, ए वन डिवाइडेड बाई बी वन इज इक्वल टू 1/8। निकाल सकता हूं तो ब्रैकेट में लिखूंगा बिकॉज एबो quantities above quantities are in direct proportion, ठीक है। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज, ध्यान से समझ लीजिएगा, ए वन कितना है? ए वन यहां पर ये क्वांटिटी मैंने कंसिडर की, ठीक है। ये रहा ए वन, ये इस तरीके से ए टू ये रहा, ए थ्री मैंने ये लिया, ए फोर ये में लिया, ठीक है। तो ए वन कितना है? 4 डिवाइडेड बाई बी वन इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये सीधे ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 4 into 8 इज इक्वल टू बी वन। तो यहां पर बी वन निकलेगा 32 इज इक्वल टू बी वन। इसका मतलब क्या है बेटा? कि जब आप चार पिगमेंट्स रेड पिगमेंट्स मिलाओगे तो उस टाइम मिक्सचर के लिए आपको 32 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया आपको, यहां पर क्लियर होगा बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में आपको क्या करना है बच्चा? बी पार्ट में आपको बोल रहा है कि अगर यहां पर A2 का वैल्यू बेटा 7 है और B2 का मुझे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल अल्फाजों में मुझे पता है A2 बाई B2 जो है वो निकलेगा कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 8, ठीक है। विच इंप्लाइज, देखो A2 का वैल्यू कितना है? 7 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो B2 ऊपर जाएगा तो यह आएगा 7 into 8 इज इक्वल टू B2, ठीक है। 7 8 और 56 वैल्यू निकलेगा B2 का। यानी जब आपको रेड पिगमेंट्स सात होंगे तब आपको बेस के पार्ट्स 56 चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं निकालूं आपको थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में यानी आपका A3 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू है 12 पार्ट्स। जब आपके पास रेड पिगमेंट कितने होंगे बेटा? 12 पार्ट्स होंगे। रेड पिगमेंट 12 पार्ट्स होंगे तो मुझे B3 निकालना है। तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा? अकॉर्डिंगली A3 बाई B3 जो है यानी रेशियो जो बराबर होगा इनका वो बराबर होगा 1/8 को, क्योंकि कांस्टेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो A3 का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई B3 है इज इक्वल टू 1/8।
ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 12 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू B3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 12 इंटू 8 कितना आ रहा है? 96। तो B3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 96। यानी जब आपके पास 12 पिगमेंट्स रेड के होंगे तो उस टाइम बेस के पिगमेंट्स 96 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट पार्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है, यानी जब आपको A4 निकालना है, तो बेटा A4 गिवन कितना है, यानी रेड पिगमेंट्स कितने हैं? 20। तो 20 जब होंगे तो उस टाइम क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आपके पास A20 है तो हमें B4 निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब A4/B4 जो बेटा है वो कांस्टेंट वैल्यू यानी 1/8 को बराबर है। A4 का वैल्यू 20 यानी 20 डिवाइडेड बाय B4 इज इक्वल टू 1/8, है कि नहीं? अब ये सॉरी 1/8 है, ये 8 ऊपर जाएगा, ये आएगा 20 इंटू 8 इज इक्वल टू B4 ऊपर जाएगा, B4 का वैल्यू, ठीक है, तो ये आएगा 100 इट वाज 16 इज इक्वल टू B4। इसका मतलब जो हमारे पास क्वांटिटीज निकले वो इस तरीके से निकले, यानी जब आपके पास यहां पर रेड पिगमेंट्स, ठीक है, तो ये रहे बेस, ठीक है, बेस पार्ट्स। तो इसका मतलब सबसे पहले यहां पर ये 1/8 गिवन वहीं से था, फिर दूसरा है 4 पार्ट्स के टाइम पे 32 पार्ट्स निकला, फिर जब हमने 7 पार्ट्स निकाला तब 56 निकला, ठीक है, फिर जब हमने ये वाला पार्ट किया इस टाइम ये 12 पार्ट्स था, 12 पार्ट्स के टाइम पे 96 निकले, और लास्ट के टाइम पे जब हमारे पास 20 पार्ट्स थे रेड पिगमेंट के तो ये 160 आया। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी पार्ट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करके। सिंपल अल्फाजों में यहां पर मैं कहूंगा कि ये सारे पार्ट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तब रेशो फर्स्ट का 1/8 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। हर एक का A1 B1 निकालिए, रेशो को कंपेयर करिए, वहां पर आपको जो है अननोन पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए, तो हम इसको रिपीट करेंगे सो दैट आपको क्लियरफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, इन द क्वेश्चन 2 अबो, इफ वन पॉट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये टेबल एक है, ठीक है, यहां पर क्या था, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, तो रेड पिगमेंट पार्ट्स, तो ये पार्ट्स ऑफ बेस थे, ठीक है बेटा, पार्ट्स ऑफ बेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें जो क्वेश्चन गिवन था तो उस अकॉर्डिंग अगर ये कह रहा है कि इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, 75 मिलीलीटर्स, ठीक है, अगर एक रेड पिगमेंट के लिए जरूरत है हमें 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, तब आप बताएं हाउ मच ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800, तब बताए कि 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस, 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए कितने रेड पिगमेंट्स चाहिए। मान लीजिए वो एक्स है, मान लीजिए मैं मानू कि एक्स पिगमेंट्स मुझे 1800 मिलीलीटर्स के लिए चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपको एक रेड पिगमेंट के लिए 75 मिलीलीटर ऑफ बेस रिक्वायर्ड है, तब बताइए 1800 मिलीलीटर के लिए कितने रेड पिगमेंट्स जरूरत पड़ेंगे, चाहिए। समझ आ रहा है? ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बताई गई। इसका मतलब जो चेंजेस होंगे वो सेम होंगे। समझ आ रहे हैं? यानी पार्ट्स में जो चेंज होंगे वो सेम होंगे। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस जो है ना
डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो ये लिख सकता हूं, आराम से आप लिख सकते हो, लेट द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स let the parts of red pigment mix with किसके साथ 1800 सॉरी 1800 मिलीलीटर्स बेस। मान लीजिए वो बी है एक्स, मान लीजिए वो एक्स मिली ये पिगमेंट्स है। तो इस तरीके से चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, चूंकि ये पार्ट्स तो हम लिखेंगे सिंस सिंस एबो एबो क्वांटिटीज above quantities or in direct proportion। ये पहली एक्सरसाइज सारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है, इसका मतलब इन दोनों का रेशो सेम होगा। तो देयरफॉर क्या होगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 75 जो है ये बराबर होगा किसके साथ, x डिवाइडेड बाय 1800, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो इनका सेम होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 1800 ऊपर जाएगा तो ये आएगा ऐसे 1800 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम काटापुटी करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 75 1 आर 75 24 आर। तो यानी इसका मतलब विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 24 पार्ट्स। तो 1800 मिलीलीटर के लिए आपको 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स चाहिए। आई होप ये समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान है। सिंपली जो क्वांटिटीज गिवन है बच्चा, इन क्वांटिटीज को हमें क्या करना है, सिंपली आपस में कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, सेम। तो यहां पर आपको इमेज के साथ क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, वाह। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 का क्या कह रहा है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। कह रहा है कि एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में वो 840 बोटल्स 6 घंटे में भरती है, ठीक है, फिल करती है। हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। देखो, रिलेशन हमें जो फाइंड करना है ना, वो पीछे वाली रिलेशन से फाइंड करना है। इट मींस कि डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो सिंपली हमें बताना है 5 घंटे में कितनी बोटल्स फिल करेंगे अगर 6 घंटे में 840 बोटल्स फिल करती है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए वो बोटल्स जो 5 घंटों में फिल करेंगे वो मैंने एक्स माना। तो नंबर ऑफ बोटल्स कितने हैं, 840, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम, और देखो 6 घंटों में 840 जो भर रहा है, मुझे फाइंड करना है कि 5 घंटों में कितने बोटल्स फिल करें। मैंने वो लेट किया कितना, एक्स। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम। यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी 840 डिवाइड बाय एक्स वो बराबर होगा 6/5, ठीक है। तो ये x जो है ऊपर जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 ऊपर जाकर 850 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 इसके मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो आराम से इसका मैं कैंसिलेशन कर सकता हूं, 6 1 आर 6 7 आर 6, तो दो यहां पर आएंगे, 6 4 आर 24, तो ये 0, तो 114 टू 5 आएगा 700। तो यानी आपको 5 घंटे में ये 700 बोटल्स जो है फिल करेगा पिछले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही आसान है। हमें दोनों क्वांटिटीज जो हमारे पास गिवन है इन्हीं का रेशो जो है आपस में कंपेयर करना है और आराम से आप अननोन्स निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 13.1 का।